हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा मैं टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग कैरोलिन और जैकोबियन पीरियड के ड्रामा को पढ़ेंगे। जैकोबियन और कैरोलिन। बिफोर टॉकिंग अबाउट द जैकल और आपके जैकोबियन और कैरोलिन, इन दोनों के बात करने से पहले तो कुछ इसकी पूर्वत बात हम समझने की कोशिश करें। कमलेश यादव, गुड इवनिंग मेरे भाई। इज इट वीडियो और ऑडियो विजिबल एंड ऑडिबल? प्लीज ड्रॉप द मैसेज कमेंट बॉक्स। टाइम चेंज हो गया जी भैया। कमलेश जी, टाइम मैंने बदल दिया। दरअसल ऑफलाइन क्लासेस इतनी क्लासेस हो गई थी कि अब समय बदलना मुझे अच्छा, वही एक उपाय ही मुझे लगा कि मतलब टाइम बदल देना चाहिए। हालांकि आप लोगों के लिए तो टाइम ठीक है ना, आप सबके लिए तो समय ठीक है, बताएं। आज हम लोग इस पर बात करेंगे और कैरोलिन या फिर जैकोबियन पीरियड का जो जिक्र है उसका हम एक मीठा सा एनालिसिस करेंगे। पहले तो वीडियो को खूब ढेर सारा शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इस पर एक बेहतरीन सी बात करना शुरू करें, ठीक है? चलिए, एलटी ग्रेड के स्पेशली इस बैच की मैं बात करूंगा, तो एलटी ग्रेड के स्पेशल थिंग्स पर मैं बात आज करने वाला हूं। और एलटी ग्रेड वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्द होगी। अंतर इतना है कि आप सबको तैयारी अपनी बड़ी अच्छी बनानी होगी। आपको अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे पैमाने पर करना होगा। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा बच्चा या पीजीटी की तैयारी कर रहा बच्चा एलटी ग्रेड की तैयारी आराम से कर सकता है। कुछ राइटर्स और कुछ उनके अपने वर्क्स अलग अलग हो सकते हैं, मगर पैमाने में कमी नहीं है। तो आइए चीजों को समझना और जानना शुरू किया जाए, जिससे कुछ बातें आज हम जान लें। आखिर किस तरह से जैकोबियन और किस तरीके से कैरोलिन एज का जिक्र हमारे सामने देखने को मिलता है। विजयश्री बैच हमारा शुरू हो चुका है, जल्दी से आप सब एडमिशन ले लो। और विजयश्री बैच में हमने हिस्ट्री और शेक्सपियर और साथ ही साथ शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ को भी समाप्त कर दिया है। जितना जल्दी हो एडमिशन लेकर के पढ़ना शुरू कर दें। आइए, कैरोलिन एज की पहले मैं बात करूंगा और इसके बाद फिर और बातें मैं करूंगा। कैरोलिन एज की पहले मैं बात करता हूं। ये एकदम सर्वविदित है। इट नोन टू ऑल दैट द ड्रामा एक मेजर सेगमेंट ऑफ दैट टाइम। ड्रामा की बात करूं तो उस समय पर एक विशेष, एक कह सकते हो कि जनरा में से था लिटरेचर के, कि उस समय पर ड्रामा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और यही वो वक्त था जो इन्फ्लुएंसेस रहे आपके एलिजाबेथ में शेक्सपियर को लेकर। और शेक्सपियर का जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो ट्रेजेडी के अलावा रोमांटिसिज्म पर भी काम किया। ट्रेजेडी तो उन्होंने बनाई ही बनाई, रोमांटिक सेक्शंस को भी उन्होंने मेंशन किया। इसी के बाद अगर इसमें मैं मिल्टन के टाइम की बात कर दूं, तो मिल्टन के टाइम, बात मेरी बहुत अच्छी समझिएगा, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि शेक्सपियर की, और शेक्सपियर से
अगर मैं इसके बाद बात मिल्टन की कर दूं तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझ लो, इन दोनों में जो डिफरेंसेस रहे हैं, तो मिल्टन तो एक रिलीजन पर काम करने वाले व्यक्ति थे। मिल्टन क्या करने वाले काम थे? रिलीजन पर काम करने वाले। बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। रिलीजन पर काम करने वाले थे और ये अपने आप में ट्रेजेडी और साथ ही साथ रोमांसेस पर काम करते थे, रोमांसेस पर काम किया करते थे। अब रिलीजन, ट्रेजेडी और रोमांसेस के बीच का जो सेक्शन रहा है, यही तो आपका कैरोलिन, या इसी को मैं कॉमनवेल्थ कहूं। हालांकि कॉमनवेल्थ मिल्टन के टाइम पर भी आ जाता है, या मैं जैकोबियन कहूं। अब इन टाइम में, इन सभी समयों में ड्रामा में उन बातों का बड़ा विशेष ध्यान दिया गया कि जब यहां पर शेक्सपियर ड्रामा में देख रहे थे कि भैया आखिर लैक ऑफ क्या है, यानी किस चीज की कमी हो रही है जिससे ड्रामा पर लोगों का भरोसा उठ रहा है, यहां पर उस लैकिंग को फिल किया है। फिल ऑफ लैकिंग। अब बात को समझना, लैकिंग क्या थी, किस तरीके से थी, एक एक करके बातों को मैं समझाता हूं। पहली चीज तो कैरोलिन समझ लिया जाए कि है क्या, ठीक है ना। हां, ये 1625 से 1649 ये इसका टाइम पीरियड था। 1625 से 1649 के बीच जो ड्रामा लिखे गए वो कैरोलिन सेक्शंस रहे, वो कैरोलिन सेक्शंस रहे। ये इस समय की बात मैं करूं तो ये बात थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट का जिक्र आया है। यहां किसका आया है? चार्ल्स फर्स्ट का जिक्र आया है। बहुत ध्यान से बात को समझ लेना, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट का जिक्र आया है, यानी चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड पर यहां पर क्या किया गया है, 1625 से 1649 के बीच में कुछ ड्रामेटिक सेक्शन पर काम किया गया। और अगर मैं कहूं तो जो नाम ये चार्ल्स था, ये डिराइव्ड किया गया था कहां से? एक लैंग्वेज, एक भाषा, यानी जो लैटिन वर्ड था, फ्रॉम लैटिन। और इसका मतलब उस समय पर या अभी भी कैरोलस था। क्या था? कैरोलस। और इसी कैरोलस की वजह से ये कैरोलिन पड़ा है, इसका बड़ा ध्यान रखना। इसी कैरोलस की वजह से ये कैरोलिन पड़ा है। इसका एक बहुत अच्छा सा, यानी कैरोलस इज इक्वल टू कैरोलिन, यानी कैरोलस इज इक्वल टू कैरोलिन। तो कैरोलस अगर मैं कहूं तो कैरोलस एज था, और कैरोलस का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात कैरोलिन आया। और सीधी सी बात इसी पर यह है, कैरोलस से ही कैरोलिन पढ़ा है, ठीक है ना, और जैकोबियन में जेम्स से पढ़ा है। तो सीधी सी बात यही आई कि कैरोलस मतलब चार्ल्स, और चार्ल्स यानी कैरोलस से ही कैरोलिन बनकर आया। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार कमेंट कर दो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। अब सुनो, अगर मैं इस कैरोलस की बात करता हूं, मतलब चार्ल्स की बात अगर मैं करूं, बहुत ध्यान से चीजों को एक एक करके समझते चलना, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है भाई। आओ, कहते हैं कि ही वॉज एग्जीक्यूटेड, मतलब इसे एग्जीक्यूट भी किया गया था। कब? एज ए रिजल्ट ऑफ प्यूरिटन। अब सुनिएगा,
प्यूरिटन का जो सीन था, प्यूरिटनिज्म उस समय जो आया, वो प्यूरिटन के रिजल्ट पर, किसमें, अपराइजिंग अंडर द लीडरशिप, अपराइजिंग अंडर द लीडरशिप, यानी किसके लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में, बहुत बढ़िया समझिएगा, क्वेश्चन बना के पूछता है ओलिवर क्रॉमवेल। ये एक सुंदर सी बातचीत रही, मतलब कहने का कि एग्जीक्यूट किया है रिजल्ट प्यूरिटन के अपराइजिंग की, प्यूरिटनिज्म को लेकर के कुछ बातों को अपराइज किया और एटलीस्ट उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको एज अ वर्किंग डेज में लाया गया ओलिवर क्रॉमवेल के सानिध्य में। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो, एक और बड़ी अच्छी सी बात मैं आपको बता देता हूं, यानी इस बात को और इस सेक्शन को, इस कैरोलिन एज को अगर मैं ये बात कहूं कि कैरोलिन एज इज इक्वल टू, बहुत समझिएगा बात को, कैरोलिन एज इज इक्वल टू, अगर कैरोलिन एज की जिक्र मैं करता हूं तो स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस बिगैन डिक्लाइनिंग, स्पिरिट ऑफ रेनेसांस बिगैन डिक्लाइनिंग। यानी सुनो भाई, यहां पर देखो ना कितनी सुंदर बात बताया है कि कैरोलिन एज का मतलब, एक चीज और आया कि कैरोलिन एज का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि इंग्लिश हिस्ट्री में स्पिरिट ऑफ रेनेसा का जो स्पिरिट था डिक्लाइनिंग पोजीशन में चला गया, डिक्लाइनिंग पोजीशन में चला गया। अब डिक्लाइनिंग पोजीशन में जाने की वजह से अगर मैं कहूं तो यही वजह रहा कि कैरोलस यानी कैरोलिन एज आता है, यही वजह रही कि कैरोलिन एज आता है। ठीक है ना। अब देखिए, बहुत सारी बातें यहां पर इस तरीके से भी की जा सकती हैं कि भैया पहले के टाइम पर बहुत सारी चीजों को मतलब यूजलेस लिखते थे लोग, यूजलेस लिखते थे, तो इसी वजह से इस एज को क्रिएटिव राइटिंग के लिए फ्रूटफुल कहा गया। माने एक बात मैं अगर कहूं कि नॉन द कैरोलिन एज as fruitful period for creative writing, क्रिएटिव राइटिंग। अब लो भाई, अगर मैं ये बात आपसे मैंने बता दी, सुनिएगा, यानी बहुत अच्छे जानते हो, एक चीज मैं बता दूं, शेक्सपियर का जो नाम आया वो बहुत अच्छा इसलिए बना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों में कोई ना हो तो कोई कुछ कर दे, बढ़िया हो जाता है, ऐसा कोई सीन सामने आपके आ जाए। ठीक है ना। अब सुनिए, इस पीरियड में, इस टाइम पर क्या किया गया, भैया मेरे मिल्टन लिखना शुरू किए। अब यहां पर एक डिफरेंस आपके सामने आता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियर एंड मिल्टन। तो एक ही बात आप समझ लेना कि शेक्सपियर और मिल्टन के बीच में एक ही का अंतर है, और वो अंतर है कि शेक्सपियर इज द फोकसेस ऑन किसमें, रोमांसेस और ट्रेजेडीज में, बट द मिल्टन फोकसेस ऑन रिलीजन थिंग्स। तो रिलीजन पर यानी धर्म पर इनका बड़ा बढ़िया प्रभाव हुआ करता था मिल्टन का, और अगर शेक्सपियर की बात की जाए तो इन्होंने ट्रेजेडी और रोमांसेस पर काम किया हुआ है, ट्रेजेडी और रोमांसेस पर काम किया गया है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अब यही वो वक्त था कि इसी समय पर एम्फेसाइज हुआ है, क्या इसी समय पर एक चीज एम्फेसाइज हुआ, और वो क्या हुआ? सिविल वार। सिविल वॉर। सिविल वॉर इसी समय पर बड़ा सुंदर रूप लेता है, बहुत ही बेहतरीन रूप लेता है, ठीक है ना। अब सुनिए, सिविल वार दो तरीके से टुकड़ों में बट जाता है। सिविल वार दो तरह के टुकड़ों में आपस में बट जाता है। कैसे? एक होते हैं राजा को सपोर्ट करने वाले, और एक होते हैं राजा को सपोर्ट ना करने वाले, ठीक है, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो दो तरह के लोग हुए, सपोर्टर ऑफ किंग को सपोर्ट करने वाले, और एक थे भैया सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब एक किंग को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो किंग को सपोर्ट किए हैं, बहुत ध्यान से, जो किंग को सपोर्ट किए हैं, इन्हें कवालरियर पोएट्स कहा गया। क्या कहा गया? कवालरियस पोएट कहा गया, ठीक है, कवालियर्स कहा गया। क्या कहा गया? किंग को सपोर्ट करने वालों को कवालियर्स कहा गया, और जो इनको पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, इनको राउंड हेड कहा गया। क्या कहा गया भैया? राउंड हेड। नोट कर लें, राउंड हेड कहा गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। और यानी अब एक चीज आपके समझ में आएगा कि कैरोलिन फोकस ऑन रिलीजन थॉट्स, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। यानी कैरोलिन के जो लोग थे, राइटर थे या लोग थे, ये रिलीजन के थॉट्स पर विचार किया करते थे। ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, मजेदार कहानी हो गई ना, मजेदार कहानी हो गई। आइए कुछ कैरोलिन राइटर्स का जिक्र कर लें। कैरोलिन राइटर्स का कुछ जिक्र कर लिया जाए, और कौन कौन से वो राइटर्स थे जिन्होंने पूरी की पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री को ही बदल दिया। उनमें से अगर सबसे पहले एक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को कहा जाए तो मेरे भाई जॉन मिल्टन थे। अब जॉन मिल्टन की जितनी बात कही जाए उतनी कम होगी। जॉन मिल्टन को जितना कहा जाए उतना कम होगा। सॉरी, ठीक है, सुनिएगा।
अब सम क्रिटिक्स सेड, क्या कहते हैं कुछ लोग कि अगर आप जॉन मिल्टन को नहीं मेंशन करते इस टाइम पर तो आप अधूरे हो, आप अधूरे हो। ठीक, यानी कह सकते हो कि इनकम्प्लीट विदाउट mentioning जॉन मिल्टन। अगर कैरोलिन एज में इफ यू आर नॉट mentioning about John Milton, that means the literature is incomplete in Caroline age। ये बात कह दिया यार, अब इससे ज्यादा क्या कहिए, बोलो बताओ ना। अगर मैं मिल्टन की बात करूं तो ये अपने आप में एक प्यूरिटन पोएट थे यार, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। प्यूरिटन पोएट थे और प्यूरिटन पोएट्स के साथ साथ एक क्लासिसिस्ट भी थे। एक क्लासिसिस्ट भी थे। ठीक है ना। अब क्लासिकली चीजों को मेंशन करना और ह्यूमनिस्ट इन नेचर, लो भाई, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कम है, इनको अगर मैं कहूं तो बहुत कम होगी। इन्होंने बड़ी बड़ी बातों को लिख दिया और बड़ी बड़ी चीजों को बना दिया। आप अगर इनकी जाएंगे तो पैराडाइज लॉस्ट, आप और करेंगे तो पैराडाइज लॉस्ट रीगेन्ड बना दिया यार, हैं? और क्या चाहिए आपको? अपनी दुखद एलजी बना दी भाई, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यार कैरोलिन अगर पढ़ना है तो आपको मिल्टन को पढ़ना होगा, आपको मिल्टन को पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मिल्टन नहीं पढ़े तो कैरोलिन नहीं पढ़े, इतना ध्यान रखिएगा। On the morning of Christ's nativity, on the morning of Christ नेटिविटी। अब लीजिए स्टडी एकेडमी। जी सर बताएं। स्टडी एकेडमी इन्होंने 1929 में इस रचना को बनाया। इसका ध्यान रखें, 1929 में इस रचना को बनाया। एल एलेग्रा बनाया इन्होंने 1645 में। ये 1929 की कहानी आई है, ठीक है। एल एलेग्रा में बनाया इन्होंने, एल एलेग्रा बनाया 1645 में। 1645 में स्टडी एकेडमी। भैया स्वागत है आपका। एल पेंसेरोसो बनाया 1645 में ही, याद रखना। पेंसेरोसो 1645 में ही बनाया। तो यार इस तरह से अगर ये बनाए तो इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर सी कही होगी, बताई होगी। क्या? एक रचना इन्होंने बनाई लेसिडस। अब इस रचना को इन्होंने बनाया कब? 1637 में। अब लीजिए, अगर इनको आप अवॉइड कर दोगे तो एक बात बचाओ, कैरोलिन एज में बचा क्या? कैरोलिन एज की तो जान थे,
कैरोलिन एज की तो जान थे, पास्टोरल एलजी थी ये, एडवर्ड किंग के मरने पर लिखे थे ना। ये एक पास्टोरल एलजी थी बेस्ड ऑन एडवर्ड किंग, इनके दोस्त एडवर्ड किंग। प्लीज टाइम बताएं, किस चीज का टाइम? एक और छोटी सी आपको मैं बात बता दूं, शायद जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर बात बताने चला हूं, एकदम टेंशन ही नहीं लेने का। देखो क्या बात है, देखिए क्या बात है। पता है जब ये बहुत बार वहां लिख ही रहे थे और काम ही चल रहा था, तो अनसर्टेनिटी जैसी कोई बात फैलती है, अनसर्टेनिटी जैसी बात चलती है, तो मिल्टन के दिमाग में आता है क्या? कॉमस के बारे में। याद रखना मेरे भाई, ये कॉमस जो रचना बनाया था इन्होंने, ऐप पर क्लास का स्टडी एकेडमी। ऐप पर क्लास मेरी 4 बजे होती है। एडमिशन आपने लिया है क्या? आज तो भी क्लास लेके आया हूं। कॉमर्स बनाया, क्यों बनाया था ध्यान रखिएगा। कॉमर्स बनाने के पीछे इनकी वजह एक्सप्रेस किया इन्होंने, क्या एक्सप्रेस किया इन्होंने? प्यूरिटनिक मोरल को। प्यूरिटनिक मोरल को, जो कि जील हुआ, प्यूरिटनिक मोरल जील इन द रेनेसां फ्रॉम दमास्क, इन द रेनेसां फ्रॉम दमास्क। ये वाली बात आई यार, ये वाली बात आई है। तो कुल मिला के हम इतना आराम से कह सकते हैं कि वास्तव में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी जैसी चीज यहां आई होगी, जिसकी वजह से इनको ये रचना बनानी पड़ी, ये रचना बनानी पड़ी। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट जो इन्होंने लिखा था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सिस्टम में और इवन शेक्सपियर के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पैराडाइज लॉस्ट आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन, बेटा एक काम किया करिए ना कि शायद ऐप का जो नोटिफिकेशन है वो डाटा आपके मोबाइल का ऑन रहेगा तभी जाएगा। ठीक है ना? justifies the ways of man to God। मतलब इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट बनाया। हुआ क्या था ना भाई, कि पहले के समय में, जिस समय पर शेक्सपियर थे और जॉन फ्लेचर जैसे अच्छे अच्छे लोग थे, ठीक है ना? अच्छा, डाटा ऑन ही रहता है, कोई ना, कॉल करके एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो जब उस समय पर क्या करते थे कि लोग भगवान के प्रति आस्था ही नहीं रखते थे, भगवान के प्रति आस्था रखना ही बंद कर दिए। तो इस वजह से इनको लगा कि कहीं ना कहीं समाज से धर्म का पतन हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने एटलीस्ट इस पैराडाइज लॉस्ट को बनाकर दुनिया को यह दिखा दिया कि अभी बहुत कुछ बचा है। और इसके बाद एक और इनके बड़े सुंदर कंटेम्पररी आते हैं, जॉन डन। जॉन डन बड़े सुंदर कंटेम्पररी आते हैं। मतलब ये गजब की बात बोलने वाले आदमी, गजब की बात बोलने वाले आदमी। आपको मैं बता दूं, अगर जॉन डन को कहना है
तो एक शब्द बड़ा सुंदर याद होना चाहिए मेरे भाई, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। अगर मैं ये बात कहना भूल गया तो फिर जॉन डन को मैंने पढ़ा ही नहीं यार। बात समझ में आई? याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन्होंने 1610 में एक अच्छी सी बात किया करते हैं। क्या करते हैं? ये लव पोएट्री के जिक्र पर आते हैं, और ये यानी इनकी जो बेस्ड या थीम होती है, थीम ऑफ हिज वर्क इज लव। थीम होता है इनके रचनाओं का कि प्रेम, प्यार, ये सारी बातें यहां देखने को मिलती हैं। एक बड़ी प्यारी सी रचना इन्होंने बनाया था, टेम्पल, 1633 में। 1633 में टेम्पल, समझ रहे हैं? यानी एक रचना इनकी आई थी टेम्पल। कब? 1633। टेम्पल का जिक्र इन्होंने क्यों किया था? ये जो क्लैरिटी होती है नेचुरलनेस की जो क्लैरिटी है वो दिखाना चाह रहे थे। मतलब टू शो the clarity of naturalness expression। यानी नेचुरलनेस एक्सप्रेशन को दिखाना चाह रहे थे। इमेजरी और कंसीट का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। इमेजरी और कंसीट का सुंदर प्रयोग आया है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे रॉबर्ट हैरिक जैसे लोग भी आते हैं, और ये भी अपनी सभी बातों को बताने का काम करते हैं। रॉबर्ट हैरिक जैसे अच्छे रचनाकार आते हैं, और जॉनसन जैसे लोगों से ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये जॉनसन जैसे अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक रिचर्ड लवलेस आते हैं इसी समय पर रिचर्ड लवलेस आते हैं, और ये भी अपने कवालियर पोएट्स में से एक होते हैं। ठीक है ना? इनकी पोयम एक आती है प्रिजन से एक पोयम इनकी एक आती है। ठीक है ना? लुकास्टा गोइंग ऑन द वार्स। ठीक है, तो सीधी सी एक बात हमें समझ में आ सकती है, बताया जा सकता है, पूरे के पूरे कैरोलिन एज को मैं कह सकता हूं कि कैरोलिन द एज ऑफ पोएट एंड पोएट्री, यानी कैरोलिन एज पोएट और पोएट्री का पूरा एज रहा है। यानी एक बात क्लियर यही पता चल जाती है कि पूरा का पूरा सेगमेंट आपका सेक्शन एक पोएट और पोएट्री का
सॉरी 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 सॉरी, हाँ देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं ना, साउंड नहीं आ रहा, अब आ रहा है वॉइस प्रॉब्लम, अभी ठीक है वॉइस। देखिए जितने भी लोग हैं, मैं आपसे एक बहुत ही अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी ऐसे बच्चे या बच्चियां, लड़के लड़कियां होते हैं जो टीचर या संस्था के खिलाफत बात करते हैं, मैं बता दूं कि पता है लाइफ में कभी सफल नहीं होंगे वो। उसकी वजह आप जान लो यार, आपके पिता पियक्कर निकल जाएं, बात समझिएगा, पीने वाले हो तो बाप बदल दोगे? बोलिएगा, मैं जो पूछ रहा हूं, नहीं बंद किया था, नहीं। क्या बाप पीने वाला हो तो बाप बदल दोगे? सर एक बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी शिक्षक या कोई भी संस्था बुरी नहीं होती है। हर शिक्षक और हर संस्था अपने बच्चों को अपना पूरा देना चाहती है, लेकिन ये बच्चे ही सब बिगाड़ के बर्बाद कर देते हैं, सब बिगाड़ के बर्बाद कर देते हैं। मैं पहला बैच पढ़ा रहा था, उसमें बहुत मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा था, इत्मीनान से पढ़ा रहा था। 1 महीने 1.5 महीने में 2 राइटर 3 राइटर समाप्त हो पाए। बच्चा कह रहा है कि सर पूरा नहीं हो पाएगा, पेपर हो जाएगा। ये वो दुनिया की बवाल यार, जब वैकेंसी आई थी तब की बात करूं, टीसीपीसी की, दुनिया का मतलब पंचायत लगा बोलने। इवन फोन कर करके इरिटेट कर रहा है कि सर इतना धीरे पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, पेपर हो जाएगा। हम लोग बार बार समझा रहे हैं, मेरे भाई पेपर अभी नहीं होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, नहीं होगा अभी। यार पेपर होने का मतलब जानते हो आप, जैसे ही पेपर होगा उसके 2 महीना पहले आपको टाइम मिलेगा, 1.5 महीने का कम से कम। और अभी थोड़ा भी इधर उधर नोटिफिकेशन भी नहीं, कैसे पेपर अचानक हो जाएगा? अब पेशेंस तो है नहीं लड़के के अंदर, बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया। आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने 2.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा पीजीटी के 18 राइटर्स पढ़ा डाले। सोचिए, मतलब 1.5 महीने में मैं सिर्फ 2 राइटर पढ़ाया हूं और 2.5 महीने में पूरा के पूरे 15 राइटर मैंने पढ़ा दिए। छोड़ा कुछ नहीं, 4-4 5-5 घंटे एक दिन में क्लास लेता था। और परिणाम क्या हुआ? 1.5 साल से 2 साल से कोर्स खत्म हुआ है, पेपर ही नहीं हो रहा। तो ये उन बच्चों की बर्बादी है, अपने में ही बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को, बस अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने लगेंगे। मैं कह रहा हूं आओ ना मेरे पास, हम बोल रहे हैं आओ मेरे पास। न्यू बैच बताकर 15 महीने पुराने लड़कों के साथ पढ़ाते हैं, वो भी जहां से उनका सिलेबस बाकी है। आप बात कहां की कर रहे हो? बात कहां की कर रहे हो? और पता है, सुनिए ना, बात यहां नए और पुराने बच्चों की नहीं है, बात यहां पर इतना है कि कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी कितनी है, यह ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, नया बैच बता के बुला लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नया बैच बता के बुलाया ही जाएगा यार, बिल्कुल जाएगा। एक बात बताओ, तुमको गधा बोलकर कि तुमको कुछ नहीं आता ये बोलकर कभी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। हम सब एक जैसे सबको मानते हैं, नहीं आ रहा है उसको भी अच्छे से समझाया जाएगा, जिसको आ रहा है उसको भी। तो यार कहीं ना मैनेजेबल बनिए। अगर वास्तव में तैयारी करने वाले हैं और एक शिक्षक पद की तैयारी करने जा रहे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी और थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ठीक है? और यूनिवर्सिटी विट्स इंग्लिश स्टडी आपने लिखा तो है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपने लिखा क्या है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार। चलिए कोई नहीं, आइए कमलेश जी बात करते हैं यार। अब तो मैंने कैरोलिन की बात कर ली, आइए थोड़ा सा जैकोबियन को समझ लेते हैं। आखिर जैकोबियन क्या था, है ना? थोड़ा सा इसको भी समझ लें। जैकोबियन पीरियड, जैकोबियन एज का जो जिक्र है ये जग जाहिर है, इसके लिए जग जाहिर है ना?
चलिए 1603 से लेकर के 1625 तक, 1603 से लेकर 1625 तक इसकी टाइमलाइन मानी जाती है। ठीक है, इसकी टाइमलाइन बनाई जाती है। अब इसकी जो टाइमलाइन थी, ये जानते हो क्या टाइम था? इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो एलिजाबेथ के टाइम पर कि द एज ऑफ फ्लरिशिंग द ड्रामा को फ्लरिश किया गया। इस समय ड्रामा को इस समय फ्लरिश किया गया। ठीक है ना, इस समय फ्लरिश किया गया। हालांकि एलिजाबेथ थे इस समय, सॉरी मिल्टन, वो सॉरी आपके शेक्सपियर। ठीक है ना। और अगर मैं इसके रूलर की बात करूं तो ये किंग जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था। ठीक। और सबसे मुद्दे की बात मैं बताऊं, इस टाइम पर जो भी ड्रामा लिखे जाने लगे ना, तो ड्रामा मैक्सिमम लिखा जाने लगा प्लॉट पर। किस पर? कॉम्प्लेक्स प्लॉट पर। यानी कॉम्प्लेक्स प्लॉट पर ड्रामा को अच्छे ढंग से समझना और बनाना शुरू किया गया। और इसमें जो थीम इन्वॉल्व किया इन्होंने, जो थीम इन्वॉल्व किया है, 3 तरह की थीम इन्वॉल्व किया। 3 तरह की इस समय पर थीम इन्वॉल्व किया है। स्ट्रगल, रिवेंज, फेट और मैनिपुलेशन। क्या क्या? स्ट्रगल, फेट, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट किया, चीजों को बदलने की कोशिश की। और एक और इसमें बड़ा सुंदर कहानी आई थी, रिवेंज। शेक्सपियर को ले लो, शेक्सपियर को ले लो, रिवेंज है ना। अगर मैं इसी में फेमस जेकोबियन ड्रामेटिस्ट की बात करूं तो बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं शेक्सपियर को छोड़ दूं तो शायद सब अधूरा हो जाएगा। शेक्सपियर को छोड़ दूं तो सब अधूरा हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बेन जॉनसन की बात ना करूं तो भी मामला गड़बड़ है। टॉमस डेकर की बात ना करें तो भी मामला गड़बड़ है। टॉमस डेकर, जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर, तो ये सब बहुत बड़े बड़े रचनाकार थे। जैसे फ्रांसिस बियोमॉन्ट, फ्रांसिस बियोमॉन्ट, फ्रांसिस बियोमॉन्ट, और एक और बड़े अच्छे आते हैं जॉन प्लेचर। जॉन फ्लेचर,
इन्होंने आइकॉनिक प्लेस लिखा भाई। मतलब सीधी सी बात अगर मैं ये कह दूं कि देवर रिटन आइकॉनिक प्लेस, मतलब एक यूनिक सेगमेंट और यूनिक चीजों को डाल करके इन्होंने रचनाओं को बना दिया। आपने मार्लोव का डॉक्टर फास्टस देखा होगा, क्रिस्टोफर मार्लोव, डॉक्टर फास्टस, मतलब इतनी अच्छी रचना मार्लोव की। ठीक है, अब सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर सेक्शनली बात मैं कर दूं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जैसे इन्होंने पावर की यूज किया, या मैं आप कह सकते हो हाइटेंड लैंग्वेज यूज किया, यानी HIGHT हाइटेंड लैंग्वेज यूज किया है। हाइटेंड लैंग्वेज यूज किया है मतलब एकदम खतरनाक, और मल्टीपल प्लॉट की लाइनों को बनाया है, मल्टीपल प्लॉट लाइंस बनाया है, मल्टीपल प्लॉट्स बनाया है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिखा करें, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट्यूमिंग कराया है स्टेजिंग के साथ। कॉस्ट्यूमिंग ऑन स्टेज, स्टेज पर कॉम्प्लिकेटेड बनाया और हाई लेवल के वायलेंस का जिक्र किया। हाई लेवल वायलेंस का जिक्र किया है, मतलब छोटे मोटे वायलेंस का जिक्र नहीं किया। हां, और रिलीजियस और फिलोसॉफिकल, मतलब रिलीजियस और फिलोसॉफिकल व्यूज पर बड़ा ध्यान दिया इन्होंने, बड़ा ध्यान दिया है इस समय पर। ठीक है, आयरनी प्रोवाइड कराया, बहुत सुंदर बात, आयरनी प्रोवाइडिंग बनाया, आयरनी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कहूं तो एक कंप्लीट सेगमेंट आपके सामने और एक कंप्लीट सेक्शन आपके सामने मैंने डिस्कस किया। तो इस तरह से अगर अलग अलग आप सेक्शनली आप चीजों को देखोगे तो ये देखिए आपका कैरोलिन एज का सेक्शन हो जाता है, कुछ कैरोलिन राइटर्स हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके जैकोबियन सेक्शन हो जाते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग बातों को अलग अलग लेकर के सीन क्रिएट करना होगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम आपसे कल और एक बेहतरीन सी बेहतर सा सेक्शन और बेहतर सा सीन आपके सामने लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।